आज हम लोग फिर से अपने वायुमंडलीय परिसंचरण का ही टॉपिक लेंगे। वायुमंडलीय परिसंचरण का ही टॉपिक पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का ही टॉपिक पढ़ेंगे। ये दूसरी क्लास होगी जिसमें से कल हम लोगों ने प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण तो पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम लोग सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे, द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण को पढ़ेंगे, जिसे आप लोगों ने प्रादेशिक पवन, सावधिक पवन आदि नामों से कल संबोधित किया था। प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण को आप लोगों ने स्थायी पवन, ग्रहीय पवन, सनातनी पवन, सन्मार्गी पवन आदि नामों से भी पुकारा था। और सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की अब बारी है। ठीक है, सेकेंडरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की अब बारी है। आज इसे पढ़ना है बेटा। ठीक है, ठीक है, आज इसे पढ़ना है, द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण। तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि इन्हें द्वितीयक क्यों कहते हैं। शुरुआत तो देखो यहां से होती है। दूसरा प्रश्न है कि इन्हें प्रादेशिक क्यों कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि इन्हें सावधिक पवन क्यों कहते हैं। तीन नाम इनके मान लीजिए मैंने दिया। द्वितीयक क्यों है, प्रादेशिक क्यों है, सावधिक क्यों है। देखो पहले द्वितीयक समझो। हमने कल बताया कि बेसिकली पवनें दाब कटिबंधों के अनुसार संचरित होती है, अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो पृथ्वी में जो ये दाब पेटियां पाई जाती हैं, उन दाब पेटियों के मध्य प्रवाहित होने वाली जो मुख्य पवन है वो तो प्राथमिक कहलाएगी, उसे आप रोक नहीं सकते, वो तो प्राथमिक कहलाएगी। अब दोस्तों मुख्य पवन की पेटी के अंदर सुनना ध्यान से, मुख्य पवन पेटी के अंदर प्रादेशिक कारणों से, प्रादेशिक चाहे स्थलाकृतिक कारण हो या जलीय कारक हो, प्रादेशिक कारणों से अगर कोई विशिष्ट प्रकार की पवन वहां पर पाई गई तो उसे प्रादेशिक पवन कहेंगे। मूल रूप से तो वो प्राथमिक पवन की पेटी है, पर उस प्राथमिक पवन की पेटी के अंदर या आंतरिक भाग में प्रादेशिक कारणों से उत्पन्न पवन को प्रादेशिक कहेंगे। और चूंकि यह प्राथमिक के बाद की है इसलिए इसे द्वितीयक पवन परिसंचरण कहा जाता है। बाय बैलेट का नियम पाठक रोहित पक्का बताएंगे बेटा, बट आज नहीं बताएंगे। इस बार बाय बैलेट का नियम चक्रवातों के साथ बताएंगे। हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, अदरवाइज मुझे बताने में क्या था बता देता वो भी, पर इस बार बाय बैलेट का नियम चक्रवातों के साथ बताएंगे। तो सुनते जाना दोस्तों, बहुत अच्छे से सुनते जाना। आपको मैंने बताया वो प्राथमिक क्यों थी, तो ये द्वितीयक क्यों, क्योंकि प्राथमिक के बाद प्रादेशिक कारणों से उत्पन्न पवन है तो द्वितीयक कहला गई, क्योंकि प्रदेशों विशेष में, किसी प्रदेश विशेष में संचरित हो रही होती है, इसलिए इसे प्रादेशिक भी कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर आती है कि उस प्रदेश पर हमेशा नहीं, स्थायी रूप से नहीं, एक कालखंड विशेष की पवन होती है। सा अवधि को मतलब हो गया सावधि, मतलब ये सावधिक पवन है, एक अवधि विशेष की, एक समय विशेष की पवन है, पीरियोडिक विंड है दोस्तों। ये हमेशा नहीं पाई जाती, एक विशिष्ट कालखंड में उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। तो विशिष्ट कालखंड में उत्पन्न होकर विनष्ट होने वाली इन पवनों को पीरियोडिक विंड भी कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, पीरियोडिक विंड भी कहा गया, पीरियोडिक विंड कहा गया, सावधिक पवन कहा गया। तो इनमें कौन कौन सी पवनें आती है, तो कल की क्लास में ही हमने लिखा था दोस्तों, कल की क्लास में हमने लिखा था कि सबसे पहले नंबर पर इनमें चर्चा की जाती है मानसून की। मानसून के बाद दूसरे नंबर पर चर्चा हम करते हैं चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की। चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की। तो तीसरे नंबर पर चर्चा करते हैं जेट धाराओं की, जेट धाराओं की। और चौथे नंबर पर चर्चा होती है दोस्तों, चौथे नंबर पर चर्चा होती है बेसिकली दो प्रकार की पवनें हैं, एक सागर समीर एवं स्थल समीर। तो यहां दूसरे नंबर पर चर्चा होगी, दूसरे नंबर पर चर्चा होगी पर्वत समीर एवं घाटी समीर। इनकी चर्चा होगी। अब ये चार प्रकार की पवनें हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान से सुनना है, गड़बड़ मत करना। ये जो मानसून है हमें पढ़ना होता है मूल रूप से भारत के संदर्भ में। अगर भारत के संदर्भ में पढ़ना है तो इसे हम कहां पढ़ेंगे, भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। इसे भारत के भूगोल में पढ़ना है दोस्तों, यहां नहीं पढ़ना, यहां नहीं पढ़ना इसे। भारत के भूगोल में पहले भारत के भौतिक विन्यास को समझना पड़ेगा, भारत के भौतिक विन्यास को समझना पड़ेगा। भारत के भौतिक विन्यास को समझने के बाद ही आप मानसून को ठीक प्रकार से जान पाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक को कहां पढ़ते हैं हम, इस टॉपिक को भारत के भूगोल में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते। अब बारी आती है दूसरे की, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात की। तो चक्रवात एवं प्रति चक्रवात को पढ़ने के पहले जानना जरूरी है कि आर्द्रता क्या है, संघनन क्या है, वर्षण क्या है, वायुराशियां क्या है, वाताग्र क्या है, तब जाकर आपको चक्रवात ठीक से समझ में आएगा। तो इसीलिए जो चक्रवात का टॉपिक होता है उसे मैं क्लाइमेटोलॉजी के लास्ट में लूंगा, लास्ट टॉपिक जो आपको लिखाया था सब सेक्शन, उसमें आके देखो भी तो मैंने लास्ट वन टॉपिक लिखा है, लास्ट टॉपिक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी होगा, लास्ट टॉपिक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी होगा। हाँ, इसके बाद क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जरूर कोपेन के हिसाब से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, यहां पढ़ा देंगे। तो लास्ट टॉपिक होगा तो इसको भी अभी नहीं पढ़ना है। तो अभी आज की क्लास में हमें किन्हें पढ़ना है, इन दो चीजों को पढ़ना है। आज की क्लास में इन्हें पढ़ेंगे आप सभी, जेट धाराओं को पढ़ेंगे और इन पवनों को पढ़ेंगे। इसे समाप्त करने के बाद आपको जो एक छोटा होमवर्क क्या देना मैं सब यहां करा ही दूंगा, बस आपको नाम के लिए होमवर्क दे दूंगा, बाकी सब मैं यहीं करा दूंगा। क्षेत्रीय पवनों के बारे में काम करेंगे, लोकल विंड के बारे में काम करेंगे, जिन्हें आप टर्सियरिक विंड भी कहते हैं, लोकल विंड को ही आप क्या कहते हैं, टर्सियरिक विंड भी कहते हैं, उन पर काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, उन पर। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं। तो सभी के सभी ध्यान से लिखेंगे जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम्स। क्या लिखेंगे, जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं। अल्नीनो लानीना सब पढ़ाएंगे बेटा,
बट ये भी सब मानसून से जुड़ते हैं। हसन अली शॉय, एलनिनो लानिना मोडो की इफेक्ट, इंडियन ओशन डायपोल इफेक्ट, जिनको कंफ्यूजन है वो सभी सुन लें कि एलनिनो लानिना मोडो की इफेक्ट, वॉकर सेल इफेक्ट, सदर्न ऑसिलेशन, इंडियन ओशन ऑसिलेशन, पॉजिटिव नेगेटिव ऑसिलेशन, ये तमाम विषय बिंदु जो आते हैं सब मानसून के साथ पढ़े जाते हैं बेटा, क्योंकि इन सब का इंपैक्ट देखा जाता है मानसून में। तो टॉपिक तो कहीं कहीं पर भी लिखे होते हैं पर इन्हें पढ़ते एक साथ मानसून में, इसीलिए मैं आपकी क्लास मानसून के एक दिन नहीं बल्कि 3 से 4 दिनों की क्लास रखता हूँ और बड़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ बेटा मानसून, ताकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहीं अछूता ना रह जाए। तो बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे बेटा मानसून, आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है, घबराना मत, चलेगा, आएगा मजा ना पढ़ने में, पक्का आएगा। पर उससे पहले आप लोग क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन फिजियोग्राफी को बहुत अच्छे से समझ लो, तब मजा आएगा, ठीक। ओके बेटा, तो जेट स्ट्रीम सब ये क्या है, इनमें क्या क्या पढ़ना है, इनमें क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ने के क्रम में शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो इनकी परिभाषा या भूमिका की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मान लो भूमिका की बात करें, फिर इसके बाद इनकी परिभाषा पर आए, फिर इसके बाद जेट स्ट्रीम के उत्पत्ति एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके प्रकार पढ़ेंगे एवं संबंधित मौसमी दशाएं, ये पढ़ेंगे बेटा, ये पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो शुरुआत कुछ होती है ऐसे, चलो भूमिकाओं से शुरू करते हैं। प्रशांत महासागर की अगर मैं बात करूं तो प्रशांत महासागर के इस ओर, प्रशांत महासागर, मान लो कि यहां पर उत्तर अमेरिका है, इतिहास में आपने पर्ल हार्बर की घटना सुनी होगी, और यहां पर प्राप्त होते हैं जापानीज आइलैंड, ये बीच में प्रशांत महासागर की अवस्थिति है, ओके। बात है दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब अमेरिका एवं जापान दोनों एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, दुश्मन राष्ट्र हुआ करते थे, तब बेसिकली जापान ने इनके पर्ल हार्बर बंदरगाह को विनष्ट कर दिया। पूरी घटना का जिक्र तो अब इतिहास तो यहां पे की नहीं जा सकती, लेकिन बस इतना समझो कि जापान ने विरोध प्रकट करने के लिए इनके एक बंदरगाह को पूरी तरह से छत विच्छत कर दिया। अमेरिका भी क्यों शांत रहता, अमेरिका भी प्रतिकार लेने के लिए यहां से उड़ानें भरकर पहुंचा सीधे यहां और इनके हिरोशिमा एवं नागासाकी को नष्ट कर दिया। फिर से बोलना चाहूंगा दोस्तों, एक ने अगर बंदरगाह को नष्ट किया तो दूसरे ने वहां के जापान के उस समय के 2 बड़े विकसित बड़े नगरों को ही निस्तनाबूद कर दिया। दुनिया भर में एक ऐसी परमाणविक एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन की त्रासदी दुनिया ने 1946 में देखा, जिसकी हम कल्पना करके आज भी कांप जाते हैं, हमारी रूहें कांप जाती हैं दोस्तों। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब दोनों के बीच लड़ाइयां चल रही थी, तो अमेरिकी बम वर्षक विमान चालक, शब्द सुनेंगे, जो फाइटर प्लेन चलाते थे, पायलट की बात है, फाइटर प्लेन पायलट्स। तो अमेरिकी बम वर्षक विमान चालक जब अपना विमान लेकर जापान की ओर आते तो इन्हें एक निश्चित ऊंचाई में हवा का भयंकर प्रतिरोध झेलने को मिलता। इतनी तेज हवाएं जापान की ओर से अमेरिका की तरफ जाती हैं जो कि इन जहाजों के प्रवाह में बाधा पैदा कर देती थी। ये बम वर्षक विमान चालक पहले तो समझ ना पाते कि आखिर ये क्या है, इस ऊंचाई पर आखिर अक्सर ये विंड हमें क्यों मिल जाती है, यह जापान की ओर जाने में हमारा विरोध क्यों करती है। इस विषय में बात करते हुए जब यह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वायुमंडल की एक निश्चित ऊंचाई पर, ध्यान से किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वायुमंडल की एक निश्चित ऊंचाई पर, और वायुमंडल का मतलब था क्षोभ मंडल की स्थिति दोस्तों, एक निश्चित ऊंचाई पर तीव्रगामी विसर्पित पवनें पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर संचरित होती हैं। एक निश्चित पेटी में तीव्रगामी विसर्पित पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर संचरित होती हैं, और इनके संचरण की वजह से ही यदि उस पेटी क्षेत्र से कोई विमान पश्चिम से पूर्व की ओर, क्षमा चाहूंगा, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर आ रहा होता है तो उसे इन पवनों के प्रतिरोध या विरोध को झेलना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है। तो पहली बार बेसिकली इनकी खोज अमेरिकी बम वर्षक विमान चालकों ने की थी और बताया था कि यहां पर प्रचंड वेग वाली पवनों का संचरण पाया जाता है। इन्हीं प्रचंड वेगमयी पवनों को ही जेट स्ट्रीम का नाम दिया गया। तो इनकी खोज बेसिकली दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर अमेरिकी बम वर्षक विमान चालकों ने की थी। जब इनकी खोज हो गई तो खोज के बाद दोस्तों, खोज के बाद 2 यूरोपीय विद्वान हैं, पिता एवं पुत्र हैं, जिन्हें हम पीटरसन एवं पीटरसन के नाम से जानते हैं, इन लोगों ने इनके बारे में एक विस्तृत खोज करना शुरू किया, विस्तृत अनुसंधान करना शुरू किया, और यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह जेट धाराएं ऊपरी क्षोभ मंडल में संचरित होने वाली त्रिआयामी विसर्पण करने वाली उच्च वेगमयी पवनें हैं, जिनका वैश्विक जलवायु पर बड़ा ही गहरा प्रभाव है, यूरोपीय एवं अमेरिकी जलवायु पर बड़ा ही गहरा प्रभाव होता है। तो इनके जलवायविक प्रभाव की वजह से आज इनका अध्ययन बेसिकली दोस्तों हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं।
ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब यही बात मैं आपको एग्जैक्ट अक्षर अक्षर लिखाने वाला हूं, तो लिखो सभी के सभी, लिखो। भाषा में लिखेंगे सीधे, लिखो। ऊपरी क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में एक निश्चित पेटी में, ऊपरी क्षोभ मंडल में एक निश्चित पेटी में, एक निश्चित पेटी में पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व संचरित उच्च वेगमयी पवनों, संचरित उच्च वेगमयी पवनों की प्रथम खोज, पवनों की प्रथम खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी बम वर्षक, अमेरिकी बम वर्षक विमान चालकों ने की थी, अमेरिकी बम वर्षक विमान चालकों ने की थी, चालकों ने की थी, जिन्हें, जिन्हें अमेरिका से जापान जाने में, जिन्हें अमेरिका से जापान जाने में निश्चित ऊंचाई पर, निश्चित ऊंचाई पर पवनों का विरोध झेलना होता है, निश्चित ऊंचाई पर पवनों का विरोध झेलना होता है, झेलना होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। लिख दिया ना दोस्तों? इतना लिख दिया? पैरा चेंज करो, लिखो जेट धाराएं, जेट धाराएं क्षोभ मंडलीय भू विक्षेपीय पवने हैं। अपनी भाषा में आ गया, पैरा चेंज करके, पैरा चेंज करके लिखेंगे। जेट धाराएं क्षोभ मंडलीय भू विक्षेपीय पवने हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड है ये। कल मैं भू विक्षेपीय पवन बताया था क्या होती हैं। भू विक्षेपीय पवने हैं, पवने हैं जो, जो समदाब रेखाओं के समानांतर, जो समदाब रेखाओं के समानांतर त्रिआयामी विसर्पण के साथ, जो समदाब रेखाओं के समानांतर त्रिआयामी विसर्पण के साथ, विसर्पण के साथ उच्च वेग से, त्रिआयामी विसर्पण के साथ उच्च वेग से संचरित होती हैं, उच्च वेग से संचरित होती हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, उच्च वेग के साथ ये संचरित होती हैं। पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो, फिर पैरा चेंज करो। लिखो इनकी, इनकी मूल खोज, मूल, मूल खोज यूरोपीय विद्वान पीटरसन एवं पीटरसन द्वारा, यूरोपीय विद्वान पीटरसन एवं पीटरसन द्वारा अनुसंधान के क्रम में की गई, अनुसंधान के क्रम में की गई, जिन्होंने बताया कि, जिन्होंने बताया कि इन पवनों का, इन पवनों का यूरोपीय जलवायु पर, यूरोपीय जलवायु पर गहरा प्रभाव होता है, यूरोपीय जलवायु पर गहरा प्रभाव होता है, गहरा प्रभाव होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ओके, तो चलो अब हेडिंग देंगे सभी इनके बारे में, इनके बारे में क्या है विसर्पण सब बताएंगे, त्रिआयामी विसर्पण क्या है सब बताएंगे। अब तुम लोग जो बोधे बोधे से बच्चे हो ना, छोटे छोटे से बच्चे हो, चूजे हो, अभी विसर्पण नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, सब बताएंगे, बताने पड़ेगा। राजेश मिश्र ने तो जिम्मेदारी ली है आपको आईएएस बना देने की, तो बनी जाओगे एकदम। कुछ मत पढ़ना, खुद से कुछ मत पढ़ना। काका गागा भी यहाँ आके हम पढ़ा देते। अच्छा है कि काका पुत्र क्या होता है आपने ये नहीं पूछा। खा खरगोश गा गमला, अब ये चालू करते हैं। क्षोभ मंडलीय है देव जोशी बेटा, संताप मंडलीय नहीं, क्षोभ मंडलीय है। पूर्ण विराम लगा दे, पूर्ण विराम लगा के लिखें जेट धाराओं की उत्पत्ति एवं विशेषताएं। जेट धाराओं की उत्पत्ति एवं विशेषताएं। ठीक है, बिंदु बार लिखाऊंगा, बिंदु बार लिखाऊंगा। तो लिखे सभी कि इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति दो वायु राशियों के अभिसरण से, दो वायु राशियों के अभिसरण से, दोनों के मध्य पाए जाने वाले, दोनों के मध्य पाए जाने वाले उच्च तापीय विरोधाभास, उच्च तापीय विरोधाभास के कारण,
उच्च तापीय विरोधाभास के कारण ऊपरी वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल नहीं, ऊपरी क्षोभ मंडल में, ऊपरी क्षोभ मंडल में होती है, में होती है। ठीक है, ओके ओके, चलो कैसे, तो देखो यहां पर, हाँ, ठीक है। मान लो कि एक वायु राशि है, दिस वन, दो वायु राशियों को दिखा देते हैं। एक वायु राशि ये है, दूसरी वायु राशि ये है। एक है अपने आप में वार्म एयर मास और एक है अपने आप में कोल्ड एयर मास। CAM का मतलब कोल्ड एयर मास, WAM का वार्म एयर मास। ये दोनों की दोनों स्थायी पवनों के माध्यम से इधर की ओर संचरित हुई। जब दोनों में तापीय विरोधाभास है, तापीय गुणों में अंतर है, तो दोनों एक दूसरे से संयुक्त नहीं होंगी, बल्कि दोनों के मध्य अंतराल कायम होगा। ये अंतराल क्षेत्र जो आपको यहां पर नजर आता है, ये जो अंतराल क्षेत्र नजर आता है, तो दो विरोधी वायु राशियों के बीच ये हवा का अंतराल क्षेत्र बनता है। इसे ही आमतौर पर हम वाताग्र के नाम से जानते हैं या फ्रंट के नाम से जानते हैं, वाताग्र के नाम से या फ्रंट के नाम से जानते हैं। इस वाताग्र के हिस्से में, ध्यान से, इस वाताग्र के हिस्से में या इस वाताग्र के क्षेत्र में, वाताग्र के हिस्से में या वाताग्र के क्षेत्र में पवने बेसिकली कुछ इस तरह से निकलती हैं और आगे की ओर विसर्पित होती हुई बाहर की ओर निकल जाती हैं। ऊपरी ऊपरी क्षोभ मंडल की बात है, तो ये सीधे रेखा में नहीं जाती, बल्कि सर्प के भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग में जाती है। इसे कहते हैं विसर्पण। तो विसर्पण करती हुई तीव्र वेग के साथ संचरित यही पवन ही क्या कहलाती है? जेट स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। ये है जेट स्ट्रीम। तो ये चित्र बनाए दोस्तों, सभी सभी चित्र बनाएंगे। उत्पत्ति एवं विशेषताओं की बात हमने की, तो सेकंड लिखो, यह त्रिआयामी विसर्पण करने वाली पवने हैं। यह त्रिआयामी विसर्पण करने वाली पवने हैं, अर्थात इनमें क्षैतिज के साथ साथ, क्षैतिज रूप से ऐसे चलेंगे सर्प के भांति, क्षैतिज के साथ साथ लंबवत रूप से भी विसर्पण पाया जाता है। क्षैतिज के साथ साथ लंबवत रूप से भी विसर्पण पाया जाता है। लंबवत रूप से भी विसर्पण पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं और एक चित्र बनाएं, ऐसा देखो, दिस, और चित्र बनाकर आप ऐसा दिखा देंगे, विसर्पित कर देंगे इनको, ये कर देंगे, दिस, ये जेट स्ट्रीम है। फिर लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, चूंकि इनका वेग, तीसरा पॉइंट, चूंकि इनका वेग एवं इन पर क्रियाशील कोरियोलिस बल, इनका वेग एवं इन पर क्रियाशील कोरियोलिस बल, इनका वेग एवं इन पर क्रियाशील कोरियोलिस बल उच्च होता है, कोरियोलिस बल उच्च होता है इसलिए, कोरियोलिस बल उच्च होता है इसलिए क्या होगा दोस्तों इसमें? इसलिए यह समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं, समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने लगती हैं, जिन्हें जिन्हें भूविक्षेपीय पवन कहा जाता है, भूविक्षेपीय पवन कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, पॉइंट बढ़ाते जाना, इनका वेग 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 360 किलोमीटर प्रति घंटे तक, 360 किलोमीटर प्रति घंटे तक पाया जाता है, पाया जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ध्यान से, कि लिखें यह जिस पेटी में प्रवाहित होती हैं, जिस पेटी में प्रवाहित होती हैं, यह जिस पेटी में प्रवाहित होती हैं, वहां इनका चक्रण संपूर्ण ग्लोब में पाया जाता है, संपूर्ण ग्लोब में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इनके प्रवाह की पेटी ये है, इस पेटी में है ये, तो अब इस पेटी में ये पूरे ग्लोब में विसर्पण करती हुई संचरित होगी। माना कि ये यहां से संचरित हुई, तो ऐसे फिर घूम जाएंगे और घूमकर फिर यहीं आ जाएंगे। ये संपूर्ण ग्लोब में संचरित होंगी दोस्तों, संपूर्ण ग्लोब में संचरित होगी, ऐसा इनका संचरण होगा, ऐसा इनका संचरण होगा, संपूर्ण ग्लोब में संचरित होती है।
संचरित होती है। पूर्ण विराम लगाओ। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखेंगे सभी। लिखिए कि जेट धाराओं को एक विशिष्ट मौसमी तंत्र भी माना जाता है। एक विशिष्ट मौसमी तंत्र भी माना जाता है। क्योंकि क्यों इनको विशिष्ट मौसमी तंत्र मानते हो? क्योंकि आगे बताता हूं। क्योंकि जहां पर इनके गर्त क्षेत्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि जहां पर इनके गर्त क्षेत्र प्राप्त होते हैं, गर्त क्षेत्र प्राप्त होते हैं, वहां गर्त क्षेत्र प्राप्त होते हैं, वहां धरातल में हाई प्रेशर के साथ, धरातल में हाई प्रेशर के साथ प्रतिचक्रवातीय दशाएं बनती हैं। हाई प्रेशर के साथ प्रतिचक्रवातीय दशाएं बनती हैं, उच्च दाब के साथ प्रतिचक्रवातीय दशाएं बनती हैं। जबकि इनके श्रृंगों के नीचे, ये श्रृंग क्षेत्र है, इनके श्रृंगों के नीचे लो प्रेशर के साथ चक्रवातों की अवस्थितियां पाई जाती हैं। चक्रवातों की अवस्थितियां पाई जाती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो ये चित्र जो मैंने बनाया, अब आपको ये बनाना, जो चित्र बना है आपको बोर्ड में, ये लास्ट वाला नीचे वाला ये बनाना है। जेट स्ट्रीम बनाएंगे, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर से पवने नीचे की ओर दिखेंगे, लो प्रेशर में पवने ऊपर की ओर जाती दिखेंगी, ऐसा। ठीक से बनाइएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। इन्हीं के बारे में। लेकिन जेट धाराओं का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जेट धाराओं का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जिसकी अवधि, एक निश्चित जीवन चक्र होता है जिसकी अवधि लगभग एक सप्ताह, जिसकी अवधि लगभग एक सप्ताह की पाई जाती है, जिसकी अवधि लगभग एक सप्ताह की पाई जाती है, 1 वीक की अवधि पाई जाएगी, जिसकी अवधि लगभग एक सप्ताह की पाई जाती है, पूर्ण विराम लगाएं। लिखें जिसमें कोई भी जेट धारा जन्म, विकास एवं मृत्यु को प्राप्त करती है, जन्म, विकास एवं मृत्यु को प्राप्त करती है, इसे इंडेक्स साइकिल कहा जाता है। जेट धाराओं के जन्म, विकास, मृत्यु के कुल चक्र को, जीवन चक्र को क्या कहते हैं आप? इनके पूरे जीवन चक्र को ही इंडेक्स साइकिल कहते हैं। इंडेक्स साइकिल कहते हैं। पूर्ण विराम, विशेषताएं समाप्त। तो लिखो हेडिंग दो, जेट धाराओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ द जेट स्ट्रीम्स, टाइप्स ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। टाइप्स को एक फ्लो चार्ट में सबसे पहले मैंने दिखा दिया। एक स्थायी प्रकृति की होंगी, तो दूसरे नंबर पर अस्थायी प्रकृति की होंगी। स्थायी प्रकृति की जेट धाराओं में, स्थायी प्रकृति की जेट धाराओं में पहले नंबर पर, स्थायी प्रकृति की जेट धाराओं में पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर क्या पढ़ेंगे सभी ध्यान से? पहले नंबर पर किसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला शुरुआत करते हैं यहां से, लिखेंगे उपोष्ण पछुआ जेट, उपोष्ण पछुआ जेट। नंबर 2 उप ध्रुवीय वाताग्रीय जेट, तीसरे नंबर पर ध्रुवीय रात्रिकालीन जेट। ये 3 होती है स्थायी में, 3 नाम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, सब पोलर फ्रंटल जेट, सब पोलर फ्रंटल जेट, फिर पोलर नाइट जेट, ये पोलर नाइट जेट है। इधर अस्थायी की जब बारी आती है, अस्थायी की बारी आती है, अस्थायी की बारी आती है, और अस्थायी की जब बारी आएगी तो पहला बिंदु, ध्यान से, अस्थायी की जब बारी आती है तो 2 हैं। एक है उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट, जिसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट कहते हैं, और दूसरे नंबर पर आती है फिंडलेटर जेट,
पिंड लेटर जेट। कुल जेट धाराओं के नाम हमने लिखा दिया आपको 5। लिख लिया सभी ने। तो ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट से इससे होती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट से। हेडिंग दीजिए सभी। उपोष्ण पछुआ जेट, सभी हेडिंग देंगे। उपोष्ण पछुआ जेट। ठीक है, अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, डैश देकर लिखें। लिखें यह जेट धारा 25 से 35 डिग्री के मध्य दोनों ही गोलार्धों में, 25 से 35 डिग्री के मध्य दोनों ही गोलार्धों में, 25 से 35 डिग्री के मध्य दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही गोलार्धों में उत्पन्न होने वाली पवनें हैं, उत्पन्न होने वाली पवनें हैं जिनकी उत्पत्ति हेडली एवं फेरल सेल के अभिसरण से होती है, जिनकी उत्पत्ति हेडली एवं फेरल सेल के अभिसरण से होती है, पूर्ण विराम। अब इसका महत्व क्या है, लिखो इस जेट धारा के गर्त क्षेत्र, इस जेट धारा के गर्त मतलब निचला हिस्सा और श्रृंग मतलब ऊपरी हिस्सा, क्रेस्ट एंड ट्रफ, इस जेट धारा के गर्त क्षेत्र उष्ण मरुभूमियों के विकास में मदद करते हैं, उष्ण मरुभूमियों के विकास में योगदान देते हैं, कुछ भी लिख दो, उष्ण मरुभूमियों के विकास में योगदान देते हैं तथा ग्रीष्म काल में यह महाद्वीपों के आंतरिक भाग में उच्च दाब के साथ उच्च तापमान वाली स्थिति का निर्माण अपने ओमेगा क्षेत्र में करते हैं, जिसे ओमेगा ब्लॉकिंग कहते हैं। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है बेटा ये, जिसे ओमेगा ब्लॉक BLOCK के ओमेगा ब्लॉकिंग कहते हैं, पूर्ण विराम लगाकर यूरोप एवं उत्तर अमेरिका के ग्रीष्मकालीन तापमान वृद्धि, में इसकी प्रमुख भूमिका है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि यहां पर नोटिस करना, यहां पर उत्तर अमेरिका है, ठीक है, यहां पर उत्तर अमेरिका, इधर पहुंचे तो इधर यूरोप है, यहां आपका ग्रीनलैंड आदि। ठीक है, अब इस जेट धारा के बारे में देखो। ये जेट धारा जब यहां आती है, ध्यान रखना, ये जेट धारा जैसे यहां पहुंचेगी तो एक बड़े लूप का निर्माण कर देती है, ऐसे ध्यान से सुनना। ऐसे लूप बन जाता है, ये लूप बन जाता है और इससे पवन बाहर ऐसे निकलते रहते, हर जगह इसमें पवन का संचरण है, इसमें हर जगह पर। तो दोस्तों नोटिस करना, इस जेट धारा का जो ये ऐसी आकृति बन जाती है ना, इसको कहते हैं ओमेगा। इसको क्या कहते हैं, ओमेगा ब्लॉक मतलब खंड। अब इस ओमेगा ब्लॉक क्षेत्र में होता क्या है, धरातल यहां पर बहुत गर्म हो जाएगा, और गर्म धरातल की हवाएं यहां ऊपर तो उठेंगी लेकिन उन्हें ब्लॉक कर लेता है। धरातल यहां बहुत गर्म हो जाएगा और गर्म ब्लॉक की हवाएं तो उठेंगी पर उन्हें ये ब्लॉक कर लेगा। तो धीरे धीरे यहां पर इन ब्लॉक के अंदर का तापमान बढ़ता जाता है। इसीलिए आप ग्रीष्मकाल में आए दिन की घटनाएं सुनेंगे कि यूरोप एवं उत्तर अमेरिका आदि में भी तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। ये ओमेगा ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट लागू होता है जेट स्ट्रीम्स का। ऐसे बनते चित्र बनाते रहिए दोस्तों। ये सब मैं आपको अद्भुत चीजें दे रहा हूं, किताबों के बस में नहीं है ये देना, ध्यान रखना, किताबों के बस में नहीं ये सब बता पाना। ये सब रिसर्च की बातें बता रहा हूं जिस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है। नहीं फिर दोस्त बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाते हैं बेटा, नहीं बनाते। ये बुक में नहीं दिया, नहीं बेटा, बुक में जो मैं पढ़ाता हूं उतनी बातें बुक में नहीं मिलेगी आपको।
में, भारत के संदर्भ में मौसमी प्रभाव इसके क्या क्या है लिखे, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में दुर्गेश बेसिकली इस घटना उत्पन्न हो रही है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से। क्या लिखेंगे, भारत के संदर्भ में शीतकाल में यह, भारत के संदर्भ में शीतकाल में यह भूमध्य सागरीय पछुआ विक्षोभों को लाकर, भूमध्य सागरीय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जिन्हें कहते हैं, शीतकालीन पछुआ विक्षोभों को लाकर ठंडी में वर्षा का कारण बनते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, ये है दोस्तों, ये है इसकी मौसमी विशेषता। तो पहला आपने लिखा उपोष्ण पछुआ जेट। अब दूसरे नंबर पर लिखेंगे, सेकंड नंबर पर लिखेंगे, सभी लिखिए उपध्रुवीय वाताग्रीय जेट। उपध्रुवीय वाताग्रीय जेट, डैश देकर लिखो उपध्रुवीय वाताग्रीय जेट के लिए, डैश देकर लिखो, लिखो क्या लिखेंगे, लिखाता हूं, लिखें फेरल एवं पोलर सेल के अभिसरण से, फेरल एवं पोलर सेल के अभिसरण से वाताग्रों के शिखर भाग में, शिखर मतलब ऊपरी भाग, वाताग्रों के शिखर भाग में उत्पन्न जेट धारा जिसकी अवस्थिति, उत्पन्न जेट धारा जिसकी अवस्थिति सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंधों में मानी जाती है, शीतोष्ण कटिबंधों में मानी जाती है, अवस्थिति शीतोष्ण कटिबंधों में मानी जाती है। पूर्ण विराम लगाओ, पैरा चेंज करो, लिखो यह जेट धारा यूरोपीय जलवायु में, यह जेट धारा यूरोपीय जलवायु में महत्वपूर्ण योगदान देती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे शीतोष्ण चक्रवातों का, जैसे शीतोष्ण चक्रवातों का सागर से धरातल तक पहुंचना, सागर से धरातल तक पहुंचाने में योगदान, पहुंचाने में योगदान एवं इन चक्रवातों के उत्पत्ति, इन चक्रवातों के उत्पत्ति में भूमिका, में भूमिका आदि आदि। पूर्ण विराम लगा दे, बात खत्म। तो नेक्स्ट तीसरे नंबर पर लिखेंगे ध्रुवीय रात्रिकालीन जेट, पोलर नाइट जेट। ध्रुवीय रात्रिकालीन जेट, ध्रुवीय रात्रिकालीन जेट, पोलर नाइट जेट। पोलर नाइट जेट। अब पोलर नाइट जेट के बारे में, पोलर नाइट जेट के बारे में लिखेंगे, लिखें ध्रुवीय रात्रिकाल में, ध्रुवीय रात्रिकाल में, रात्रिकाल में व्हाट, क्या, ध्रुवीय रात्रिकाल में क्षोभ मंडलीय एवं समताप मंडलीय तापीय विरोधाभास, क्षोभ मंडलीय एवं समताप मंडलीय तापीय विरोधाभास के कारण ध्रुवों के ऊपर चक्रण करती हुई, ध्रुवों के ऊपर चक्रण करती हुई उत्पन्न जेट धाराएं, ध्रुवों के ऊपर चक्रण करती हुई उत्पन्न जेट धाराएं जिनकी भूमिका मुख्यतः शीतकालीन ध्रुवीय पूर्वा पवनों, शीतकालीन ध्रुवीय पूर्वा पवनों एवं शीतकालीन ध्रुवीय पूर्वा पवनों एवं पोलर वर्टेक्स, POLAR VORTEX, पोलर वर्टेक्स ध्रुवीय भंवर, ध्रुवीय भंवर आदि के उत्पत्ति में होती है, आदि के उत्पत्ति में होती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। देखो कैसे, जैसे मान लो कि पृथ्वी का विषुवतीय क्षेत्र है और एक तरफ का केवल भाग में बना रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध का माना कि हिस्सा है, तो उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में एक जेट धारा तो यहां पर पाई जाएगी जिसे आप कहेंगे उपोष्ण पछुआ जेट, दूसरी जेट धारा कुछ यहां होगी जिसे
ध्रुवीय वाताग्रीय जेट कहेंगे। तीसरी जो जेट धारा पाई जाती है वो यहां इसके चारों ओर घूमती हुई कुछ ऐसी होगी। जब ये जेट धारा ऐसी चारों तरफ इसके घूमेगी तो केंद्र में पोलर वर्टेक्स बनेगा। वर्टेक्स का मतलब होता है भंवर। कभी कभी आपने पानी में ऐसे भंवर बनते देखा होगा, तो जैसे भंवर बनता है पानी, वैसे हवाओं का ध्रुवों के ऊपर भंवर बन जाता है, उसको कहते हैं पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स। तो इनके नामकरण अगर करें हम, तो ये है सब ट्रॉपिकल जेट, ये है पोलर फ्रंटल जेट, ये है पोलर नाइट जेट, और ये है पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स। ठीक है, ऐसा सब चित्र बनाते चलिए, सब अपने आप में बेजोड़ हैं। कुछ बच्चे उल्लुओं की तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत सीरियस है, बहुत अच्छे बच्चे हैं सर, हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, तो प्रणाम है तुम्हें। जिस प्रश्न का कोई सिर पैर नहीं है। एक ये फिरदौस रफ़ी है, लड़का है कि लड़की मुझे नहीं पता बेटा तुझे, लेकिन लगता है मिल जाए तो एक झापड़ मारूं, तुझे कमेंट से फुर्सत मिले तब तो पढ़ेगा। तेरे इतने प्रश्न, इतने कमेंट्स, दूसरों को भी एंटरटेन करना, ये करना, क्या है, व्हाट इज दिस यार। ओके चले बड़े आगे, बन गया दोस्तों चित्र। ऐसे ये तीन प्रकार की यहाँ जेट धाराएं होंगी। अब जेट धाराएं हैं तो इनमें पवनों का संचरण कुछ ऐसे दिखा देंगे। पवनों का संचरण, पवनों का संचरण। ठीक है, बन गया। तो एक तरफ मैंने आपको बताया ध्यान से यहाँ पर कि जेट धाराओं के दो वर्ग प्राप्त होते हैं। एक वर्ग है जो स्थायी का है, एक वर्ग है स्थायी का। अब दूसरे नंबर पर अस्थायी है। तो अस्थायी की तरफ आप सभी आएंगे, उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग दीजिए सभी, उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट। उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट। मुकुल बघेल कैसे बात करें बेटा, बता कहाँ पे है, ऐसा कौन सा मंच है जहाँ पे आके तुझसे बात करें बेटा। मैं सब समझ रहा हूँ, कई बच्चे बहुत परेशान होते, कुछ पर्सनल बातें होती, पर हमारे और आपके बीच कोई फोनिक कॉन्वर्सेशन हो नहीं सकता, मुलाकात ऐसे हो नहीं सकता। कमेंट्स में किसी की पर्सनल बातें में शेयर करवाना नहीं चाहता, तो बताओ कैसे तुम्हारे समाधान करें। ठीक है, ओके। तो देखो देखो यहाँ पर डैश देकर केवल इतना लिख देंगे कि इनका संबंध उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट में, इनका संबंध तिब्बत पठार एवं भारतीय प्रायद्वीप के ग्रीष्मकालीन तापन से है। इतना लिख दो, इनका संबंध तिब्बत पठार एवं भारतीय प्रायद्वीप के ग्रीष्मकालीन तापन से है। मोहम्मद समीर जी, जो आपने कहा है बेटा, बहुत डीप में जाएंगे, बस उतना डीप में नहीं जाएंगे कि मेरी दम घुट जाए, पर बहुत डीप में जाऊंगा। ओके, कैसे तापन से है, देखो यहाँ पर, देखो मान लो ये है हमारा भारत, ये भारत की अवस्थिति है, समझना भारत की अवस्थिति है। भारत की अवस्थिति के संदर्भ में काठियावाड़ प्रायद्वीप, कक्षकारण, इधर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, इधर उत्तराखंड के क्षेत्र के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये बांग्लादेश की अवस्थिति है, त्रिपुरा की अवस्थिति, मिजोरम की अवस्थिति, मणिपुर की अवस्थिति, अरुणाचल प्रदेश की अवस्थिति, सिक्किम की अवस्थिति। ये है मान लो भारत, ये भारत का मैप है, मानचित्र है आपके सामने। अरुणाचल प्रदेश की अवस्थिति, सिक्किम की अवस्थिति, ये है मान लो भारत, ये भारत का मैप है, मानचित्र है आपके सामने। ठीक है, अब ये है, तो इसमें से आप जानते हैं कि ग्रीष्म काल है तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। ये है आपकी कर्क रेखा। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो सूर्य की किरणें तिब्बत पठार पर भी पड़ती है। तिब्बत पठार की गर्म ग्रेनाइटिक नग्न चट्टानें जैसे गर्म होती हैं, यहां से संवहन होता है और धरातल पर निम्न दाब बन जाता है। धरातल पर निम्न दाब, यहां से संवहन होगा और धरातल पर निम्न दाब। वैसे भी 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, औसत रूप से हिमालय की वृष्टि छाया में है, चट्टानें नग्न है, नग्न मतलब वनस्पति विहीन है, वनस्पति विहीन है। अब जैसे ही चट्टानी ये गर्म हुई, ग्रेनाइटिक चट्टानी, इन्होंने आसपास की हवा को भी गर्म किया और गर्म हवा ऊपर उठी, और गर्म हवा ऊपर उठी दोस्तों, तो यहां पर बना, यहां पर ऊपरी वायुमंडल में जाते जाते ये हवाएं ठंडी हो गई और ऊपरी क्षोभ मंडल में लगभग 8 से 10 किलोमीटर पर ठंडी हवाओं ने बना दिया प्रति चक्रवात। यहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन तिब्बत पठार के ऊपर के क्षोभ मंडल में बन गया।
एंटी साइक्लोनिक कंडीशन की विशेषता होती है कि इससे पवनें केंद्र से बाहर की ओर भिन्न भिन्न दिशाओं में दोस्तों निकलती हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में। तो एक पवन जो इधर की ओर निकली वो सब जगह जाएगी, एक पवन जो इधर की ओर निकली कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने हाथ की ओर मुड़ती हुई ये पूर्वोत्तर भारत के सहारे प्रवेश करती है और पूर्वोत्तर भारत के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर यहां पर विंध्य एवं सतपुड़ा के समानांतर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में प्रवेश करती है तथा अरब सागर के सहारे संचरित होती हुई सोमालिया तट के पास जाकर अवतलित होती है, जहां पर ये सोमालियन हाई प्रेशर का निर्माण करती है। सोमालियन हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर का निर्माण करती है। तो भारतीय प्रायद्वीप में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारतीय प्रायद्वीप में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली इस तीव्रगामी पवन की जिसकी ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर 6 से 10 किलोमीटर के बीच होती है, इसे ही ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ध्यान से यहां मैं लिख रहा हूं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली ईस्टर्ली जेट के नाम से, उष्ण पूर्वा जेट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रभाव सोमालियन हाई के साथ साथ ध्यान रखेंगे NITCZ का कॉन्सेप्ट कल ही पढ़ाया हूं। तो NITCZ में जो नॉर्थ होता है, N का मतलब है नॉर्थ और ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कल नहीं परसों पढ़ाया था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके संचरण में इसका गहरा प्रभाव होता है, इसका गहरा प्रभाव होता है। इस तरह से दोस्तों ये ग्रीष्म काल में बनती, बात समर की चल रही, इसलिए सूर्य को बना दिया वहां पर। एक लाइन जरूर लिख देंगे, इसका प्रभाव ग्रीष्मकालीन NITCZ, इसका प्रभाव ग्रीष्मकालीन NITCZ एवं ग्रीष्मकालीन NITCZ एवं व्हाट क्या ग्रीष्मकालीन मॉनसूनी वर्षा पर होता है। ग्रीष्मकालीन मॉनसूनी वर्षा पर होता है, मॉनसूनी वर्षा को भी प्रभावित करेगा। पूर्ण विराम। तो लास्ट लिखेंगे फिंड लेटर जेट, फिंड लेटर जेट, फिंड लेटर जेट, फिंड लेटर जेट। अब फिंड लेटर जेट की बात आती है, चलो बात करते हैं, ठीक है। फिंड लेटर जेट की बात करते हैं, बहुत अच्छे से उसको भी समझो, समझना। माना कि ये है अफ्रीका, ये है अफ्रीका, अफ्रीका के संदर्भ में यहां अवस्थिति है मेडागास्कर की, ये सिनाई प्रायद्वीप है, यहाँ अरेबियन पेनिनसुला है, गल्फ ऑफ पर्शिया है, ईरान का हिस्सा है, पाकिस्तान का कराची पोर्ट है और इंडियन पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला। इसके बाद यहाँ पर म्यांमार और थाईलैंड का स्थमस ऑफ क्रा है, मलाया पेनिनसुला है, सुमात्रा है, बाली है, लोम्बोक है, सब तमाम जावा है, तमाम। आफ्टर दैट दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। इक्वेटर आपको बताना चाहूंगा कि यहां से गुजर रहा है, माना कि इक्वेटर कहीं 0 डिग्री यहां से गुजर रहा है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, माना कि सूर्य यहां है कहीं उत्तरी गोलार्ध में, तो निश्चित रूप से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल है, मतलब यहां समर है, यहां पर क्या है? समर है, और यहां विंटर है, यहां क्या है? विंटर है। विंटर की दशा में यहां दक्षिण अफ्रीका के इस भौगोलिक प्रदेश में एक ठंडी वायु राशि का विकास होता है, जिसको कहते हैं कोल्ड एयर मास, CAM, कोल्ड एयर मास का विकास होता है, ये हो गया CAM। जबकि ये जो हिस्सा है मोजाम्बिक चैनल वाला, ये मोजाम्बिक चैनल का हिस्सा है, तो मोजाम्बिक चैनल में गर्म वायु राशि का विकास होता है, क्योंकि सागर का तापमान ठंडी जल्दी नहीं होता, ये है वार्म एयर मास। इन दोनों का जैसे ही अभिसरण होता है, तो इनके अभिसरण से इस मोजाम्बिक चैनल क्षेत्र में ही एक क्रॉस इक्वेटोरियल जेट धारा उत्पन्न होकर भारतीय प्रायद्वीप की ओर संचरित होने लगती है, जिसकी खोज फिंड लेटर ने की थी, इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? फिंड लेटर जेट कहते हैं, फिंड लेटर जेट। इसका योगदान क्या है? जब ग्रीष्म काल में ये दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनें, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये क्या है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रही होती हैं, तो ये इनको दिशा दिखाती है कि तुम्हें कहीं और नहीं बल्कि भारत की ओर जाना चाहिए, और इसके द्वारा दिखाई गई दिशा का अनुसरण करते हुए यह पवनें उत्तर पश्चिम मानसून के रूप में भारत की ओर संचरित होती हुई भारत की ग्रीष्मकालीन वर्षा का कारण होती है, भारत की ग्रीष्मकालीन वर्षा का कारण होती है। तो यह है फिंड लेटर जेट। हमारे संदर्भ में यह ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होती है, पर दक्षिणी गोलार्ध में तब शीतकाल चल रहा होता है, शीतकाल चल रहा होता है दोस्तों।
समझ रहे हैं ना? तो अब ये चित्र बनाओ, ये मैप बनाओ सभी ध्यान से। ठीक है, बन गया। प्रदीप यादव, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल अच्छी बात है, कुछ समझ में ना आना ज़्यादा खुशी की बात है। कुछ कुछ समझ में आना ज़्यादा बुरा है, कुछ ना समझ में आना ज़्यादा अच्छा है। मैं उन बच्चों से बहुत खुश रहता हूँ जिनको मेरे पढ़ाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। उनसे बहुत खुश रहता हूँ, सच में मज़ा आ जाता है मुझे। तो क्या लिखेंगे कि सूर्य के उत्तरायण की दशा में, सूर्य के उत्तरायण की दशा में, उत्तरायण की दशा में मोजाम्बिक चैनल की गर्म वायु राशि एवं, मोजाम्बिक चैनल की गर्म वायु राशि एवं दक्षिण अफ्रीका की ठंडी वायु राशि, दक्षिण अफ्रीका की ठंडी वायु राशि के अभिसरण से, के अभिसरण से एक लघु जेट धारा, छोटी सी जेट धारा है, एक लघु जेट धारा उत्पन्न होकर, एक लघु जेट धारा उत्पन्न होकर विषुवत रेखा की ओर संचरित होती है, विषुवत रेखा की ओर संचरित होती है, जिसे फिंड लेटर जेट कहते हैं, फिंड लेटर जेट कहते हैं। लिखो, ग्रीष्म मानसूनी पवनों के भारत की ओर संचरण में, ग्रीष्म मानसूनी पवनों के भारत की ओर संचरण में इनकी अहम भूमिका होती है। ठीक है, अहम भूमिका। पूर्ण विराम, बात समाप्त, पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो ये थी दोस्तों 5 प्रकार की जेट धाराएं। इसे पढ़ने के बाद आपका जेट स्ट्रीम का टॉपिक समाप्त। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में आपने बड़े व्यवस्थित तरीके से दोस्तों इनकी भूमिका, परिभाषा, उत्पत्ति, विशेषता, प्रकार एवं संबंधित मौसमी दशाओं को पढ़ा। जेट स्ट्रीम इसी के साथ समाप्त। तो अब इसके बाद बारी आती है, सभी के सभी लोग लिखेंगे सागर समीर एवं स्थल समीर। हेडिंग दीजिए सर, सागर समीर एवं स्थल समीर, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। मैं दोनों के बारे में चित्र बनाता हूं, दोनों के बारे में अलग अलग चित्र बना देता हूं। माना कि एक तरफ स्थल है और एक तरफ सागर है। चलो दूसरा भी चित्र बना दे। ऐसे ही इसमें भी माना कि एक तरफ स्थल है और एक तरफ सागर है। एक बार बात करेंगे हम समर की, समर की बात क्या करूं, बल्कि बात करूंगा डे टाइम की, और एक बार बात करूंगा मैं नाइट की। दिन के समय सूर्य किरणों के प्रभाव से, मान लो कि यहां पर सूर्य है, सूर्य किरणों के प्रभाव से सूर्य की किरणें यहां भी पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें सागर में भी पड़ रही है। आप सभी जानते हैं कि दिन में धूप जब होगी तो पानी की तुलना में स्थल जल्दी गर्म होता है, पानी ठंडा का ठंडा बना रहता है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में स्थल भाग हो जाएगा जबरदस्त गर्म, ये हो जाएगा वार्म, ये हो जाएगा गर्म। जैसे गर्म हुआ तो हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठेंगी, हवाएं गर्म होकर क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, और यहां बन जाएगा लो प्रेशर। क्या बन जाएगा, यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। क्योंकि स्थल गर्म हो गया तो तुलनात्मक रूप से सागर कैसे ठंडे हैं, सागर अगर ठंडे हैं तो यहां पर हाई प्रेशर कायम हो जाएगा, तो पवनें सागर से स्थल की ओर संचरित होंगी। और जब सागर से स्थल की ओर पवनों का प्रवाह पाया जाता है तो इन्हें कहा जाता है सी ब्रीज, सागर समीर। क्या कहते हैं इन्हें, सागर समीर। या सागर की आर्द्रता को लेकर भी जाएंगे, और जब सागर की आर्द्रता को लेकर जाएंगे तो यहां पर यही आर्द्रता संवहन को प्राप्त कर संवहनीय बादलों का निर्माण करेगी, और दिन के समय तटों के आसपास वर्षा की प्राप्ति होगी। फिर यही पवन दो विपरीत दिशाओं में चली जाएगी, एक इधर की ओर चली जाएगी, एक इधर की ओर चली जाएगी, और अंततोगत्वा फिर से ये जाकर यहां सागर में अवतलित हो जाती है। तो कुल मिलाकर दिन में सागर से स्थल की ओर चलने वाली आर्द्र पवनों को ही सागर समीर कहा जाता है। ये सागर समीर है, ये सब सागर समीर है। अब दूसरी तरफ आते हैं, रात्रि है। तो रात्रि है तो दोस्तों फिर से बताना चाहूंगा, रात्रि है तो स्थल जल्दी ठंडा हो गया। हमेशा आप याद रखना, जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है, उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। तो ये ठंडा हो गया, पानी ना जल्दी ठंडा होता ना पानी जल्दी गर्म होता है। तो पानी अब इस समय पर रात्रि में तुलनात्मक रूप से गर्म बना हुआ है, तो यहां पर लो प्रेशर है। तो अब इस समय रात्रि काल में दोस्तों ध्यान रखना, हवाएं मोस्टली कैसे होने लगती हैं, तटों के आसपास, तटों से सागर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। शुष्क होंगी, ड्राई होंगी, शुष्क होंगी, आर्द्र नहीं होंगी। तो जब पवनों का प्रवाह सागरीय तटों से, महाद्वीपीय तटों से सागर की ओर होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं, जहां से पवन चल रही हो उसके आधार पर ही नाम देते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्थल समीर, स्थल समीर, और इसे हम कहते हैं सागर समीर। सागर समीर की दशा में तटों में वर्षा होगी, बल्कि स्थल समीर की दशा में
दशा में न वर्षा होगी, मौसम बड़ा ही सुहावना होगा, मौसम बड़ा ही खुशनुमा होगा, तट बड़े ही गुलजार होंगे, तट बड़े ही गुलजार होंगे। नोटिस करना, समुद्री जो बीचेज है ना, रात्रि में या शाम में एकदम भरे रहते हैं पर्यटकों से, पर दिन में खाली पड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मान लो कि मोटे मोटे तौर पर थोड़ा बहुत रात्रि में यहाँ संवहन हुआ भी, तो रात्रि में यहाँ संवहन हुआ तो यहाँ वर्षा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सागर में होगी तो होती रहेगी, पर जनरली होती नहीं। और इससे निकलने वाली पवन एक कहीं इधर जा रही होगी, एक स्थल में आएगी और नीचे की ओर जाएगी। जब हवा का अवतलन होता है तो वर्षा नहीं होती, तो वर्षाहीनता होगी यहाँ पर, वर्षा रहित, वर्षा रहित। अब इस दशा में वर्षा युक्त, दिन में वर्षा युक्त तट बनेंगे और रात्रि में वर्षा रहित तट बनेंगे। इसीलिए दोस्तों रात्रि में जो बीचेज वगैरह होते हैं, कहीं भी अगर आप किसी भी बीच सिटी में गए हो, कहीं और नहीं, आप गोवा भी अगर गए हो, तो आप देखोगे कि रात्रिकाल बड़ी गुलजार होती है तटों पर। ठीक है, तो ये चित्र बनाओ। उच्च दाब, जबकि सागर में उच्च दाब, पूर्ण विराम लगाओ। इसीलिए सागरीय आर्द्र पवने स्थल की ओर, सागरीय आर्द्र पवने स्थल की ओर सागर समीर के रूप में प्रवाहित होती हुई, सागरीय आर्द्र पवने स्थल की ओर सागर समीर के रूप में प्रवाहित होती हुई, प्रवाहित होती हुई तटों के आसपास वर्षा करती हैं। इनका प्रभाव तट से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी तक रहता है। तटों के आसपास वर्षा करती हैं, वर्षा करती हैं। जबकि जबकि चेंज कर दो, बल्कि जबकि रात्रि काल में इसके विपरीत स्थिति आने से पवन, इसके विपरीत स्थिति आने से पवन स्थल से सागर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। स्थल से सागर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, जिन्हें स्थल समीर कहते हैं, जिन्हें स्थल समीर कहते हैं। इनके प्रभाव से, इनके प्रभाव से तटीय क्षेत्र बादल मुक्त, वर्षा रहित, तटीय क्षेत्र बादल मुक्त, वर्षा रहित, सुहावने मौसम से युक्त, सुहावने मौसम से युक्त होते हैं, युक्त होते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। बस इतना। फिर अब लास्ट आता है, आज का लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है? माउंट, मतलब वैली ब्रिज एंड माउंटेन ब्रिज की बात आती है। तो वैली है एंड माउंटेन, ठीक है। दो जगह पर्वत और घाटी मैंने बना दिया। एक पे बात फिर से वही करनी है, डे टाइम की, डे टाइम, और एक में बात करनी है नाइट। बना रहना चित्र ध्यान से। दिन के समय पर्वत शिखर गर्म हो जाते हैं। दिन के समय सूर्य किरण, जैसे जैसे मान लो कि यहाँ मैं सूर्य किरण बना दूं, यहाँ मान लो सूर्य बना दिया, तो सूर्य की किरणें जैसे ही पर्वत शिखरों पर पड़ती हैं ये गर्म हो जाती है। लेकिन घाटी को देखो कितना लंबी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो घाटी सापेक्षिक रूप से गर्म कम हो पाती है। तो ये होंगे वार्म, ये हो जाएंगे वार्म पर्वत शिखर, वार्म होंगे, ये होंगे वार्म, और ये होगा कोल्ड। इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव होगा यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, यहाँ बनेगा लो प्रेशर, बट यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर। पवनों को मैंने कहा है कि हाई प्रेशर से किधर की ओर जाती हैं? लो प्रेशर की ओर जाती है। पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। पवन घाटी से जाने लगे पर्वत शिखर की ओर, तो इसे कहते हैं, जहां से चलेगी पवन, घाटी से चली, तो ये हो गई घाटी समीर, वैली ब्रिज। ओके। अब वैली से चलने वाली ये पवन जब ऊपर जाती है तो इसके तापमान में गिरावट आती है और ये बादल बनाती है, कपासी वर्षक बादल बनते हैं बेटा।
और ये बादल बनेंगे और बादल दिन में इन पर्वतों के मध्यवर्ती ढाल क्षेत्रों में, दिन में पर्वतों के मध्यवर्ती ढाल क्षेत्रों में दोस्तों वर्षा करते हैं, मध्यवर्ती ढाल क्षेत्रों में ये वर्षा कर देते हैं। तो दिन में रेन, यहां क्या लिख दूंगा, रेन इन माउंटेन स्लोप, रेन इन माउंटेन स्लोप बट नॉट इन वैली। घाटी में वर्षा नहीं होगी, पर्वत ढाल प्रदेशों में वर्षा। रेन इन माउंटेन स्लोप बट नॉट इन वैली। किसके प्रभाव से? घाटी समीर के प्रभाव से, घाटी समीर के प्रभाव से। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं। अब बात है दूसरी तरफ नाइट के। नाइट में पर्वत के शिखर ठीक ऐसे ही दोस्तों बड़े जल्दी से ऊष्मा को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, इसीलिए इन्हें विकिरण खिड़की कहते हैं। पर्वत शिखरों को रेडिएशनल विंडो कहते हैं, रेडिएशनल विंडो कहते हैं, विकिरण खिड़की कहते हैं, विकिरण खिड़की कहते हैं, रेडिएशनल विंडो। मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म होगा वही ठंडा जल्दी होगा, तो पर्वत शिखर जल्दी ठंडे हो गए। ठंडे हो गए तो इन्होंने बना दिया हाई प्रेशर, यहां बन गया हाई प्रेशर, बट घाटियों में लो प्रेशर है। घाटियों में कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से ठंडी एवं भारी वायु रात्रि में घाटी की ओर अवतलित होने लगती है। अब जब पवन पर्वत शिखर से चल रही है तो कौन हो गई है? ये पर्वत समीर हो गई है। मैंने कहा पवन जहां से चलेगी उसी के नाम से जानी जाएगी। और जब ये घाटी में आएगी तो घाटी की हवा को ऊपर उठाने का प्रयास करेगी और नीचे आकर आराम से बैठ जाएगी। और नीचे जब ये दोस्तों बैठती है ना, तो धरातल पर आ गया ठंडी हवा, उसके ऊपर हो गई गर्म हवा, तापीय प्रतिलोमन जन्म दे दिया, थर्मल इन्वर्जन की घटना जन्म दे दिया, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा? फॉग। तो रात्रि काल में घाटियों में फॉग है, जैसे रात आएगी तो घाटियों में क्या आ जाएगी? फॉग आ जाएगी। रात्रि काल में घाटियों में कोहरा आ जाएगा। डेली रेनिंग नहीं होती बेटा, ये बेसिकली ये सब आइडियल कंडीशन में बातें पढ़ी जाती हैं, डेली नहीं होती है सब। फिर यहाँ फॉग आ गया, जितने दोनों में होती है, स्थाई दोनों में होती है, अस्थाई जहां है वहां लिखाई दिया। ठीक है, तब इनके बारे में क्या लिखेंगे? लिखें पर्वतों से घिरी हुई घाटियां, पर्वतों से घिरी हुई घाटियां, घाटियां ना तो जल्दी गर्म होती ना ही ठंडी, ना तो जल्दी गर्म होती ना ही ठंडी। जबकि पर्वत शिखर, जबकि पर्वत शिखर विकिरण खिड़की का कार्य करते हुए, विकिरण खिड़की का कार्य करते हुए, विकिरण खिड़की का कार्य करते हुए जल्दी गर्म भी होते हैं तथा ठंडे भी, जल्दी गर्म भी होते हैं तथा ठंडे भी। इसीलिए इसीलिए दिन में पर्वत शिखरों के गर्म होने से, पर्वत शिखरों के गर्म होने से घाटी, पर्वत शिखरों के गर्म होने से घाटी की ठंडी एवं आर्द्र वायु, ठंडी एवं आर्द्र वायु आरोहित होती हुई, आरोहित होती हुई पर्वतों के मध्यवर्ती ढालों पर, पर्वतों के मध्यवर्ती ढालों पर, ढालों पर वर्षा, वर्षा करती है, पर्वतों के मध्यवर्ती ढालों पर वर्षा करती है, पूर्ण विराम, वर्षा करती है, पूर्ण विराम। बात समाप्त हो गई। अब दूसरी तरफ आते, दूसरी तरफ आते हैं, पैरा चेंज करोगे। जबकि रात्रि में पर्वत शिखरों की ठंडी एवं भारी वायु, रात्रि में पर्वत शिखरों की ठंडी एवं भारी वायु अवरोहित होती हुई, ठंडी एवं भारी वायु अवरोहित होती हुई घाटी की गर्म वायु को, घाटी की गर्म वायु को ऊपर उछाल देती है, घाटी की गर्म वायु को ऊपर उछाल देती है, उछाल देती है, जिसके प्रभाव से घाटियां रात्रि में कोहरे से भर जाती हैं, घाटियां रात्रि में कोहरे से भर जाती हैं, कोहरे से भर जाती हैं। चेंज करते हुए लिखें कि घाटियां दिन में वर्षा रहित एवं रात्रि में कोहरे से युक्त होती हैं, घाटियां दिन में वर्षा रहित
एवं रात्रि में कोहरे से युक्त होती हैं, इसीलिए यहाँ सामान्यतः ना तो मानव अधिवास बनाए जाते, ना ही खेती की जाती है। ना तो मानव अधिवास बनाए जाते, ना ही खेती की जाती। पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो ये था दोस्तों आपका, कल आपने पढ़ा प्राइमरी विंड्स, आज आपने पढ़ा सेकेंडरी विंड्स या प्रादेशिक पवनें। तो लास्ट आता है आपका लोकल विंड्स, मतलब स्थानीय पवनें। लोकल विंड्स, इनको टर्शियरी विंड भी कहा जाता है। अंजलि गुप्ता, शुभाशीष बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, स्थानीय पवनों के लिए मैंने बताया था कि ये दो प्रकार की होती है, जैसे वार्म विंड होती है, ये लोकल लेवल पर होती हैं, वार्म विंड होती है और कोल्ड विंड होती है। जैसे एग्जांपल जैसे सबसे पहले नंबर पर आती है चिनूक, ये रॉकी क्षेत्र पर होती है, एवं फॉन ये अल्प्स क्षेत्र पर होती है। इन दोनों पवनों को आइस ईटर कहते हैं, ये हिमभक्षी पवनें कहलाती हैं। हिमभक्षी, हिम का भक्षण करने वाली हिमभक्षी पवनें कहलाती हैं। आइस ईटर, चिनूक रॉकी क्षेत्र में है और फॉन रॉकी क्षेत्र में, और फॉन अल्प्स क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखो कौन कौन सी पवनें। तो अफ्रीका की पवनें हैं। अफ्रीका में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रवाहित होती है सिरक्को, घिबली, चिहली, हरमट्टन आदि। तो सिरक्को को बेसिकली जो भूमध्य सागर पार करके ये इटली में जाती है तो ब्लड रेन करती है, इसको कहते हैं रक्त वृष्टि, ब्लड रेन, रक्त वृष्टि करने वाली पवन। हरमट्टन जो कि गिनी तट पर पाई जाती है, बेसिकली इसको कहते हैं, इस पवन के सब नाम है, इसको कहते हैं डॉक्टर विंड, इसको डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद ब्रिक रोलर, ब्रिक फील्डर, इसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ब्रिक फील्डर, विली 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 जैसी पवनें पाई जाती है। भारत में आप देखोगे लू का नाम सुना, भारत में लू पाई जाती है, सब गर्म पवनें। अरेबियन पेनिनसुला में हबूब है, एकदम धूल की आंधी भरी होगी। काराबुरान है, हबूब है, काराबुरान जैसी पवनें। कोल्ड विंड में आप देखेंगे कहीं, कोल्ड विंड में कहीं तो नोटिस करना आप, ब्लिजार्ड है, कहीं बुरान एवं पुरगा है, तो कहीं लेवांटे, मिस्ट्रल, ग्रेगल, लेवांटे, मिस्ट्रल, ग्रेगल, शैंटा आना का एक बार चेक करना, ये ठंडी है गर्म है, ठंडी है गर्म, इसको एक बार चेक करना, मैं ही नेक्स्ट डे चेक करके बता दूंगा, मैं ही चेक करके आपको बता दूंगा। ये तमाम स्थानीय पवनें हैं, अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे जोन में पाई जाती है। बिल्कुल ब्लिजार्ड कनाडा की है, बुरान एवं पुरगा साइबेरिया की है, लेवांटे, मिस्ट्रल, ग्रिगल ये यूरोप की है, शैंटा आना दक्षिण अमेरिका की है। एक बार देखना इसको भी ठंडी है गर्म है, कोई बात नहीं कि नेक्स्ट डे मैं देख कर बता दूंगा। ठीक है, तमाम तरह की पवनें हैं, तमाम तरह की। तो ये था दोस्तों आपका टॉपिक। अगली कक्षा में मैं अब आपको आर्द्रता और संघनन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ध्यान से। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आर्द्रता और संघनन दो ही टॉपिक, फिर उसके अगले क्लास में वर्षण का टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आपको 2-3 बातें जाननी है, आर्द्रता, संघनन एवं वर्षण। तो आर्द्रता, संघनन एवं वर्षण में कल की कक्षा में आर्द्रता एवं संघनन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, परसों की कक्षा में वर्षण। ध्यान रखो दोस्तों, अभी आज से बता देता हूं, जो कमिंग वीक है मंडे से कुछ अपरिहार्य जरूरत है मेरी, कुछ अपरिहार्य कार्य है मेरे अपने,